छात्राओं, संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम नाटक का अध्ययन करेंगे और नाटक में सबसे पहले भास के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि भास का नाम संस्कृत नाटक के इतिहास में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास को प्रथम नाटककार होने का गौरव प्राप्त है। महाकवि भास विरचित 13 नाट्य कृतियां उपलब्ध होती हैं और इनमें भास की अनूठी कल्पना शक्ति के दर्शन होते हैं। ये 13 नाटक जो है वो रामायण, महाभारत और लोक कथा आदि पर आश्रित है। पहला अभिषेक नाटक जो रामायण की कथा पर आधारित 6 अंकों का है और इसमें राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है और राम के राज्याभिषेक के प्रधान वर्णन के आधार पर नाटक का अभिषेक नाम रखा गया है। दूसरा प्रतिमा नाटक। 7 अंक समन्वित इस नाटक का कथानक राम कथा पर आश्रित है। इसमें राम वनगमन, सीताहरण, रावण वध तक की घटनाएं वर्णित है। ननिहाल से लौटते हुए भरत देव मंदिर में अपने पितामह आदि की प्रतिमाओं के साथ पिताश्री दशरथ की प्रतिमा देखकर उनके दिवंगत होने का निश्चय करता है और इसी के आधार पर नाटक का प्रतिमा नाटक यह नामकरण किया गया है। तीसरा है उरुभंग। यह भी महाभारत की कथा पर आश्रित यह उरुभंग जो है वह महाभारत की कथा पर आश्रित एकांकी है और इसमें द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध वर्णित हुआ है। भीम द्वारा गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ने की घटना के कारण इसका नाम उरुभंग रखा गया है। नेक्स्ट है कर्णभार। महाभारत की कथा पर अवलंबित इस एकांकी में दानवीर कर्ण द्वारा देवराज इंद्र को कवच और कुंडल दान देने का वर्णन किया गया है। कर्ण के सेनापति बन जाने के पश्चात युद्ध का संपूर्ण भार कर्ण पर आ जाता है और इसीलिए नाटक का नाम कर्णभार है। दूत घटोत्कच। यह एकांकी भी महाभारत की कथा पर आधारित है और इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजना, दुर्योधन द्वारा अपमान किया जाना, इस प्रकार के वर्णन किए गए हैं। घटोत्कच के दूत बनकर जाने के कारण इसका नाम दूत घटोत्कच है। नेक्स्ट है दूत वाक्य। यह भी एकांकी नाटक है। इसमें श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, इसका वर्णन है। नेक्स्ट है पंचरात्र। पंचरात्र यह 3 अंकों का समवकार है और इसकी कथा महाभारत के विराट पर्व पर आधारित है। इस नाटक का नामकरण स्पष्ट रूप से 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने की बात से हुआ है। नेक्स्ट है मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग यह 1 अंक का व्यायोग है। इसकी कथा वस्तु का आधार महाभारत है। इसमें पांडवों के वनवास काल में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। नेक्स्ट है बालचरित। बालचरित में
भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी चित्रण कवि ने इसमें किया है। नेक्स्ट है अविमारक। लोक कथा पर आधारित यह 6 अंकों वाला नाटक है, जिसमें राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी से राजकुमार विष्णुसेन अविमारक के प्रणय का वर्णन है। चारुदत्त। इसमें दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त तथा कणिका वसंत सेना की प्रणय गाथा वर्णित है। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा योगंधरायण। प्रतिज्ञा योगंधरायण लोक कथाश्रित नाटक है। इसमें 4 अंकों की योजना है। इसके अंतर्गत अमात्य योगंधरायण की प्रतिज्ञा के अनुसार उदयन एवं वासव दत्ता के प्रणय और विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम इस लोक कथाश्रित नाटक में अमात्य योगंधरायण ऐसा प्रवाद फैला देता है कि वासव दत्ता जल गई है। अतः राजा उदयन पद्मावती से विवाह कर लेते हैं और अपहृत राज्य उन्हें पुनः वापस मिल जाता है। इसमें स्वप्न में वासव दत्ता के मिलन की घटना का वर्णन भास की उत्कृष्ट कल्पना के रूप में उभरा है। अतः इसका नाम स्वप्न वासव दत्तम रखा गया है। इस नाटक का नामकरण राजा उदयन के द्वारा स्वप्न में वासव दत्ता के दर्शन पर आधारित है। स्वप्न वाला दृश्य संस्कृत नाट्य साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार हैं। उनके नाटकों में नाटकीय रचना का समुन्नत रूप और उच्च आदर्श दृष्टिगत होता है। उनके नाटक अभिनय है, मतलब उनके नाटकों को बड़ी सरलता से रंगमंच पर मंचित किया जा सकता है। महाकवि भास की शैली त्रिगुणमयी है। इसमें प्रसंगवश प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुणों की यथावसर समुचित प्रयुक्ति देखने को मिलती है। भास की भाषा स्वाभाविकता से आप्लावित है। अतः पदविन्यास की स्निग्धता कोमल भावों को प्रचुर मात्रा में प्रकट करती है। प्रसंगानुकूल भावाभिव्यंजना भास की शैली का प्रमुख गुण है। भास की शैली में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सरल सरस अलंकारों का सहज समावेश हुआ है। छंद योजना की दृष्टि से भास ने अपने नाटकों में कई सारे छंदों का प्रयोग किया है। उनमें सर्वाधिक प्रिय छंद उनका अनुष्टुप है। भास के भावों की मार्मिक व्यंजना भास के संवादों की सूक्ष्मता में गूढ़ हो गई है, जैसे अनुक्त्वैव वनम गताः इत्यादि उदाहरणों में। भास वैदर्भी रीति के कवि हैं। उनकी शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण परिलक्षित होते हैं। उनकी भाषा में सरलता, सरसता और स्वाभाविकता है। भास ने अपनी शैली में प्रकृति वर्णन को भी पर्याप्त स्थान दिया है। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों का सुंदर समन्वय उन्होंने प्रस्तुत किया है। महाकवि भास ने प्रत्येक घटना का स्वाभाविक चित्रण किया है। भास अपने वर्ण विषय को बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत करते हैं। उनका वर्णन बड़ा स्वाभाविक है, जैसे स्वप्न वासव दत्तम में
पहले अंक में देखा जा सकता है। आश्रम का वर्णन, लावाना ग्राम से आया ब्रह्मचारी आश्रम का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन करता है। विस्रब्धम हरिनाश चरण त्यचकिता इस रूप में। और कवि ने खगावासोपेता इस प्रकार के स्वप्नासर दत्तम के प्रथम अंक के 16वें श्लोक में तपोवन का सुंदर चित्रण और सायंकाल का सुंदर चित्रण इसमें किया है। यद्यपि भाषा शैली की दृष्टि से भास में कालिदास जैसी प्रौढ़ता तो नहीं दिखलाई देती, तथापि कवित्व एवं अभिनेता का उत्कर्ष महाकवि भास को सफल कवि और नाटककार सिद्ध कर देता है।